हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीज। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे और काफ़ी न्यूज़ एंड मीडिया एंड आउटलेट से आपने सुना होगा कि भारत के पड़ोसी मुल्क के लोगों का ये बहुत सारा इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, अब रिसेंटली नेपाल भी उस लिस्ट में ऐड हो गया है। जैसे कि आप सुने होंगे, नेपाल ने अभी बहुत सारा चीज़ के ऊपर इंपोर्ट बैन किया है। In addition to that, Nepal suspends its central bank governor, Mr. Mahaprasad Adhikari, by the current government. क्योंकि अभी दोनों लोग एक पार्ट में है मिस्टर गवर्नर जो मिस्टर महाप्रसाद अधिकारी है वो, और नेपाल के करंट फाइनेंस मिनिस्टर में इन दोनों के बीच थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बट ये इस हिस्ट्री में दो बार सेकेंड टाइम ही हुआ है कोई गवर्नर को ऐसे उसका टेन्योर खत्म होने से पहले सस्पेंड किया गया था। सो आज हम जानेंगे तो नेपाल में ये क्राइसिस क्यों चल रहा है। तो अभी जो गवर्नमेंट जो कि अपॉइंटमेंट हुए थे, ये 17th नेपाल का नेपाल सेंट्रल बैंक का 17th हेड थे जो जो कि अपॉइंट हुए थे मिस्टर केपी शर्मा ओली के टर्म में, उनका गवर्नमेंट के टर्म में। तो क्या हुआ, तो उनके उनके नाम पे आरोप है दैट द गवर्नर ऑफ द नेपाल राष्ट्रीय बैंक who is Mahaprasad Adhikari is not doing enough to pull the economy from the future possible bad events। गवर्नर के द्वारा कुछ स्टेप्स ले ही जा रहा है तो टू रिकवर नेपाल्स इकोनॉमी। तो क्या है नेपाल का लिक्विडिटी क्राइसिस और डॉलर क्राइसिस। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली जिसके वजह से गवर्नर को सस्पेंड कर दिया गया बिफोर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर। तो आइए जानते हैं द होल स्टोरी बिटवीन नेपाल्स डॉलर क्राइसिस और लिक्विडिटी क्राइसिस एंड इसके पीछे का कहानी स्टोरी क्या है। तो वंस अगेन आई वेलकम यू टू स्टडीज एज मैं हूँ भावग्रह साहू एंड लेट अस डिस्कस अबाउट नेपाल्स लिक्विडिटी क्राइसिस। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, एक न्यूज़ आया है। नेपाल रिजर्व बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक अनाउंस्ड a ban on the imports of vehicles and other luxury items for the citing liquidity crunch and decline in forex exchange reserves. Plus, letter of credit won't be issued for the import of vehicles, bicycles, moped etc. इसी तरह के जो आइटम के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं होंगे। तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो बेसिकली अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, दो पार्टी के अंदर एक तीसरा पार्टी जब इंटरफेयर करे इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सपोज एक इम्पोर्टर है नेपाल में जो कि बाहर से सामान मंगा रहा है, फॉर एग्जांपल भारत से, यूएस से, यूके से। तो सामान अगर इम्पोर्ट कर रहा है देन ही हैज़ टू पे इन द फॉरेन करेंसी। उसमें उस वो फॉरेन करेंसी माइट बी इन रुपए, इन डॉलर, इन यूरोज, कुछ भी। बट उसके लिए आपको फॉरेक्स रिजर्व चाहिए और इस टाइम नेपाल का फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल ही घट रहा है। इसीलिए बहुत सारा चीज़ों के ऊपर नेपाल ने बैन लगाया है ऑन इम्पोर्ट्स, क्योंकि whenever you import you have to pay in the foreign currency or the currency of the exporter। बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंश्योरेंस के हिसाब से काम करता है। सपोज जो एक्सपोर्टर है आपके कंट्री के लिए, सपोज यहाँ इस केस में नेपाल के लिए एक्सपोर्टर है, तो वो बैठा है कहाँ, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंडिया में। तो उसको पता नहीं है अबाउट द क्रेडिबिलिटी द पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट द गुड्स और द सर्विसेज दे आर एक्सपोर्टिंग टू नेपाल। तो इसके लिए नेपाल का कोई एक बैंक इन बिटवीन दो पार्टी आ जाती है और एक गारंटी पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर इन नेपाल दैट in case the importer will default to pay the exporter the amount, then the bank will repay that money to the exporter। तो बेसिकली क्या होता है इन केस, तो ये एक एक्सपोर्ट का एक इंश्योरेंस सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए तो इम्पोर्टर को कुछ बैंक के साथ कुछ डिपॉजिट करना होता है। सपोज इन केस में वही ट्रांजैक्शन हो जाता है 1 करोड़ का, तो जनरली 40 to 50 लाख का डिपॉजिट में तो 1 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है टू द इम्पोर्टर। एंड ऑफ कोर्स बैंक्स कुछ चार्ज करती है टू द इम्पोर्टर फॉर द इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर। तो वो चार्ज में भी माइट बी
0.2%, 0.5% हो सकता है। वो डिपेंड करता है और टाइम टू टाइम, वो पर्सन टू पर्सन और बैंक टू बैंक डिफर करता है। तो अभी नेपाल राष्ट्र बैंक ने क्या किया है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं होंगे फॉर इम्पोर्ट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज सच एज व्हीकल्स, बाइसाइकिल्स, राइस, गोल्ड, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये सब चीज़ें हैं, जैसे आपको पहले स्लाइड में आप देखे थे, वो सब चीज़ कुछ चीज़ों में नेपाल ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशुएंस के लिए बैन लगाया है। और फर्स्ट उसके बाद दूसरा न्यूज़ है, जो नेपाल ने जो अनाउंस किया है इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी व्हीकल्स, अदर लग्जरी आइटम्स, साइटिंग क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी क्रंच है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व क्रंच है। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, इंडिया के पास अराउंड 606 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। सिमिलरली नेपाल के पास ये फॉरेन करेंसी रिजर्व अराउंड 11.75 बिलियन यूएस डॉलर था इन द मिड ऑफ जुलाई, वो जो कि अभी डिक्रीज होकर जो घट के 9.75 बिलियन हो गया है इन फरवरी 22। सो दिस इज जो अमाउंट बचा हुआ है नेपाल गवर्नमेंट के पास और नेपाल राष्ट्रीय बैंक के पास इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज एबल टू मीट द एक्सपोर्ट ऑफ 6 मंथ्स। हरज आप लोग देखेंगे इंडिया के केस में ये चीज़ 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है टू पे एनी काइंड ऑफ सच इम्पोर्ट्स। सो इंडिया इस केस में काफ़ी स्मार्टली प्ले किया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडिया के पास 606 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था। एक टाइम पे वो 646 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। तब आरबीआई ने क्या किया था ना, उस डॉलर को मार्केट में रिलीज कर दिया था टू गेन द वैल्यू ऑफ रुपीज़, सो दैट अभी के रेट के लिए हमारा रुपीज़ विथ रेस्पेक्ट टू यूएस डॉलर अराउंड 75 है। सो तो लेट्स सी नेपाल में क्या हो रहा है इस वक्त, क्यों कंट्री अपना करेंसी, फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्यों एक कंट्री जैसे नेपाल जैसे कंट्री में लिक्विडिटी क्राइसिस और क्रेडिट क्रंच मेंटेन हुआ है और क्रेडिट क्रंच जैसी सिचुएशन आया हुआ है। तो अभी अभी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, नेपाल में जो बैंक्स का डिपॉजिट रेट्स है वो धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं बाय द बैंक्स, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स टू डिपॉजिट देयर मनी इनटू द बैंक्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, इंडिया में सेविंग्स बैंक का डिपॉजिट रेट 3.5 to 4% है, एफडी का रेट अराउंड 5% है, पोस्ट ऑफिस में आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। उसी हिसाब से जो डिपॉजिट रेट है और डिपॉजिट अमाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है बाय द नेपाली बैंक्स हैव बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू द क्रेडिट क्रंच। पीपल वांट मनी, लोगों को पैसा चाहिए, बट अभी के लिए जो पैसे का डिमांड है लोगों के लिए, उसको सप्लाई मैच नहीं कर पा रहे। सो ये क्रेडिट क्रंच क्यों हुआ है? क्या रेमिटेंसेस में प्रॉब्लम था? क्या मोर इम्पोर्ट हुआ था कंपेयर टू लेस एक्सपोर्ट? क्या गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा था? तो आइए धीरे धीरे जानते हैं, तो क्या कौन से रीज़न है which led to such a massive destruction or economically crisis in Nepal। तो रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस में जैसे कि आप लोग समझेंगे, जैसे कोई कंट्री का कोई एक पॉपुलेशन है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बाहर जाता है टू वर्क, एंड वो जो फॉरेन करेंसी अर्न करके अपने कंट्री में भेजते हैं, उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। वो बिकॉज ऑफ दोज रेमिटेंसेस जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। एंड जनरली ये सब फिनोमेनन दिखा जाता है ज़्यादातर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इंडिया इतना डिपेंडेंट नहीं है ऑन रेमिटेंसेस जितना कि नेपाल है। आपको ये बता दो, नेपाल का 30% ऑफ नेपाल जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन द रेमिटेंसेस, दैट इज द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज। बट वो चीज़ क्या हो रहा है अभी ना, वो ड्यू टू सम अदर रीजन, सम इन मेनी ऑफ द रीजन इनफैक्ट, वो रेमिटेंसेस का फ्लो घट गया है टू द नेपाल्स इकोनॉमी। तो इस बात से आपको ओबियसली पता लग गया होगा। सो जो नेपाल का जो फॉरेन करेंसी का क्राइसिस है उसका मेन रीज़न क्या है। तो अभी हम लास्ट 7 मंथ का डेटा देखेंगे, तो रेमिटेंसेस जो नेपाल का है, दोज हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 4.9%, अप्रोक्सीमेटली 5% का डिक्रीमेंट हुआ है
कंपेयर टू लास्ट ईयर्स टोटल फिजिकल नंबर। ये जो डेटा है ये ओनली 7 मंथ्स का है। सोचिए कंप्लीट ईयर का कितना डिक्रीमेंट हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। बिसाइड्स दैट बैंक जो, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, बैंक जो अमाउंट अपने पास रखती है फॉर इशूइंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट, वो रेशियो हैव बीन इंक्रीज टू 100%। दैट मीन्स फॉर द issuance of a 1 crore letter of credit you have to pay to the bank amount of 1 crore। सो ये सब फैक्टर है जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बंद कर रहा है टू नेपाल्स इकोनॉमी। जैसा कि आप देख रहे हैं टू कर्ब इम्पोर्ट द सेंट्रल बैंक ऑफ NRB had issued a circular that it requires importer to keep a 100% margin amount to open a letter of credit। तो 100% मार्जिन रखना पड़ेगा टू इशू टू ओपन ए लेटर ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स। बट इस स्टेप के बावजूद जो इम्पोर्ट है ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल वो घटने की बजाय बढ़ रहा है। सो एंड ये चीज़ अल्टीमेटली इज पुटिंग प्रेशर ऑन द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री ऑफ नेपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द नेपाल राष्ट्रीय बैंक, द इम्पोर्ट्स हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 42.8% टू 1147 और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1150 नेपालीज रुपीज, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.1% एन ईयर को। सो ये इंक्रीज इन इम्पोर्ट में बढ़ोतरी होना और लगातार रेमिटेंसेस का घटना ये प्रेशर डाल रहा है ऑन द लिक्विडिटी ऑफ नेपाल्स इकोनॉमी। दोस्तों दूसरा रीज़न है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट का जो प्लान होता है टू बिल्ड एसेट्स विच इज़ यूज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंट्री, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है इन द कंट्री ऑफ नेपाल। आपने रिसेंटली सुना होगा बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर, और इस जो फाइनेंशियल ईयर का बजट था तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू जनरेशन में काम करता है, आपका FDI इनफ्लो में काम करता है, आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काम करता है, जो ये अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, सो दैट आपका कंट्री प्रॉस्पर करता है। बट नेपाल के केस में आप देखेंगे जो फॉर द करंट ईयर्स बजट था अराउंड 378 बिलियन नेपालीज रुपी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट एलोकेशन किया गया था, उसका सिर्फ 22.76% ही अब तक एक्सपेंस हुआ है इन द फर्स्ट 7 मंथ्स ओनली। तो ये इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल लीड करता है टू सच काइंड ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो ये सब मेजर रीजन थे फॉर द करंट क्रेडिट crunch ऑफ नेपाल्स कंट्री। बट इनमें से और एक लास्टली मेजर रीज़न है ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो नेपाल के जो भी लोग थे, जो भी बैंक्स थे, उनके पास आइडल कैश पड़ा हुआ था, जो कि कैश का कुछ भी यूज़ इतना था नहीं। तो अभी बैंक्स ने क्या किए, दे स्टार्टेड गिविंग लोन्स एट ए वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट। बट लोन तो दे दिए, बट लोन का जो रिटर्न आना चाहिए ना उनको इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, वो नहीं आ रहा है ड्यू टू दे हैव इन्वेस्टेड इन ए रॉन्ग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इन ए अनप्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो सब एग्रेसिव लेंडिंग हुआ था टू एक्सपांड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस, ये सब इनको बैकफायर कर गया है ड्यू टू द इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। ग्रेजुअली ये जब तक पैंडेमिक का थोड़ा इफेक्ट ख़त्म हुआ और क्रेडिट का डिमांड बढ़ा एंड लोग सब क्रेडिट का मांग करने लगे, तो क्रेडिट का डिमांड इंक्रीज होने लगा, तब जो बैंक्स है दे वर अनेबल टू मीट द डिमांड साइड ड्यू टू द लैक ऑफ सप्लाई, दैट इज द लैक ऑफ रीपेमेंट ऑफ द चीप लोन्स दे हैव गिवन ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो अभी के कंडीशन में क्या हो रहा है ना, तो उनका फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है, देयर इज नो सच एविडेंस दैट द कंट्री इज इन दैट काइंड ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस दैट इट कांट रिकवर। और वो ऑल्सो भी मेंशन किए हैं, तो अप्रोप्रिएट स्टेप लिया जा रहा है
ये सब जो करंटली पैंडेमिक में जो करेंसी की क्राइसिस उभर के आई है, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिया जा रहा है टू कर्ब दैट सिचुएशन। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा तो गवर्नमेंट का स्टेप्स अपना फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड्स कितना इम्पोर्टेंट होता है फॉर ए बैंक्स, फॉर ए कंट्रीज, फॉरेक्स हेल्थ और कंट्रीज क्रेडिट हेल्थ एंड लिक्विडिटी हेल्थ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुजर्स। थैंक यू गाइस।